हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम इकॉनमी को पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पॉलिटी और आई आर को पढ़ा था। ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इकॉनमी में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को लेकर है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है और ये कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका हमारे पास ट्रीटमेंट होके भी लेकिन ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर होके भी फिर भी वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। मेडिसिन होके भी और मेडिसिन प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो ये एक ऐसी पेंडेमिक है, ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट अवेलेबल है लेकिन ट्रीटमेंट हो नहीं रहा। ट्रीटमेंट दिया नहीं जा रहा। डॉक्टर्स होके लेकिन वो ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ये न्यूज़ में किस वजह से है? रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड एक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन इनिशिएटिव, इन्होंने रिलीज़ किया है 2025 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट को। आई बात समझ में? देन ओके। नाउ की हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट की? तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इसमें 1.1 बिलियन लोग यानी कि 18.3% आउट ऑफ 6.3 बिलियन लोग अक्रॉस 109 कंट्रीज जो कि एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं। ठीक है, 109 कंट्रीज में कितने लोग? 1.1 बिलियन लोग। वो कितना होता है? वो 18.3% है। ये कहाँ पे रहते हैं? 109 कंट्रीज़ में। और ये लोग मल्टी डायमेंशनल एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ जो मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल हैं ग्लोबली, ये 1.1 बिलियन, इसका जो हाफ है वो जस्ट 6 मिडिल इनकम कंट्रीज़ में रहता है। इमेजिन करो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। बांग्लादेश है, चाइना है, नेपाल है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान और तंजानिया। इन 6 कंट्रीज़ में दुनिया के आधे से ज़्यादा गरीब रहते हैं। अगर हम बात करें तो 27.8%, ठीक है, 27.8% है। तो 27.8% जो भी बच्चे हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं। ये डबल है अडल्ट से। ठीक है, मोर देन डबल द रेट अमंग द अडल्ट्स। अडल्ट्स की अगर बात करें तो अडल्ट्स जो हैं वो 13.5% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स। क्लाइमेट हजार्ड्स जो हैं ये शॉक क्रिएट करते हैं और डबल बर्डन क्रिएट हो जाता है पुअर लोगों पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोलॉन्ग पॉवर्टी में लोग फंस जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली लोग पॉवर्टी में गिर जाते हैं। गरीबी पे गरीबी, गरीबी पे गरीबी आती जाती है। इतना ही नहीं, नियरली 8 लोग, 10 में से 8 लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं। नो, ये 887 मिलियन है आउट ऑफ 1.1 बिलियन ग्लोबली। ठीक है, 887 मिलियन आउट ऑफ 1.1 बिलियन ग्लोबली ये डायरेक्टली एक्सपोज्ड हैं क्लाइमेट हजार्ड से, जैसे कि एक्सट्रीम हीटिंग, फ्लडिंग, ड्रॉट्स, एयर पोल्यूशन। ये मेन क्लाइमेट हजार्ड्स है। ठीक है, 309 मिलियन और जो लोग हैं वो उन रीजन्स में
रहते हैं, जहाँ पे वो 3 और 4 एवरलैपिंग क्लाइमेट हजार्ड से एक्सपोज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को फेस करते हैं। इन इंडिविजुअल्स के ऊपर ट्रिपल या क्वाड्रुपल बर्डन पड़ जाता है। ठीक है, लिमिटेड एक्सेस है, मिनिमल एक्सेस है सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम का इनके पास, जिस वजह से नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं इस शॉक के। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ इंडिविजुअली मोस्ट वाइड स्प्रेड हजार्ड्स जो है ये इफ़ेक्ट करते हैं और लोगों को ग्लोबली। उसमें से कौन से हजार्ड्स हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं? हाई हीट वेव ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है 608 मिलियन लोगों को। उसके बाद एयर पोल्यूशन जो है, इसकी वजह से 577 मिलियन लोगों पे बुरा असर पड़ा है। नौ सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया ये ग्लोबल हॉटस्पॉट है पॉवर्टी के। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर लोग जो हैं वो इन रीजन्स में रहते हैं जो कि क्लाइमेट हजार्ड से बुरी तरीके से इन पे असर पड़ा है क्लाइमेट हजार्ड्स की वजह से। इंडिया में पॉवर्टी को लेकर अगर बात करें, 2005 से लेकर 2006 तक अगर हम देखें तो इंडिया में 55.1% लोग जो हैं वो गरीब हैं। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ मेथड क्या है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को मेजर करने के लिए? सबसे पहले डिप्राइवेशन इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो इसमें डिप्राइवेशन प्रोफाइल दिखी जाती है हर एक हाउस होल्ड की एंड पर्सन की। तो इसमें 10 इंडिकेटर्स हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ठीक है, इस टेबल को हम देखेंगे बाद में कौन से इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, पर्सनस डिप्राइवेशन कोर जो है वो सम है इन डिप्राइवेशंस का, जो कि ये इंडिविजुअल जो हैं, ये पर्सन जो हैं ये एक्सपीरियंस करते हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आइडेंटिफाई करता है लोगों को एज अ मल्टी डायमेंशनली पोअर। जो मल्टी डायमेंशनली पोअर लोग होते हैं उन्हीं को ये MPI आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो स्कोर क्या है? स्कोर जो है इंडिकेटर का वो 1/3 है। ठीक है, या इससे भी ज़्यादा है। डिप्राइवेशन स्कोर जो है वो 1/3 है, 33.3% या फिर इससे भी ज़्यादा। नाउ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वैल्यू की अगर बात करें तो ये प्रोडक्ट है इंसिडेंस। ठीक है, इसको हम नोट करते हैं लेटर H से। पॉपुलेशन लोगों की जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं। ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, एवरेज डिप्राइवेशन स्कोर इनके दरमियान, मल्टी डायमेंशनली पुअर लोगों के दरमियान। ठीक है, इसको हम A से डिनोट करते हैं। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होती है ये इंसिडेंस यानी कि H/A, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को हम एडजस्टेड हेड काउंट रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, जो इसका वैल्यू होता है वो 0 to 1 होता है। वैल्यू क्या होता है? 0 to 1 होता है। अगर वैल्यू ज़्यादा होगा तो पॉवर्टी भी ज़्यादा होगी। नाउ डायमेंशंस की बात करते हैं जो हमें यहाँ पे बताया गया था। इस टेबल में देखो, ये
ये कौन कौन से 10 जो हमारे यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे डायमेंशंस क्या क्या हैं पॉवर्टी के, वो तो 3 हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स की बात करें तो सबसे पहले न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन कोई भी अडल्ट अंडर 17 ईयर्स ऑफ एज या फिर कोई भी चाइल्ड, ठीक है, जिसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो अंडर नूरिश्ड है, तो ये न्यूट्रिशन में आता है। वेट जो है वो 1/6 है। ठीक है, फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी कि कितने बच्चों की डेथ हुई है किसी फैमिली से पिछले 5 सालों में अंडर एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 18 ईयर्स के अंडर जो भी बच्चे हैं, अंडर 80, कितने बच्चों की डेथ हुई है पिछले 5 सालों में इन फैमिली, वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका भी 16 है। एजुकेशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग, ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना कंप्लीट किया है। ठीक है, एटलीस्ट 6 ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, अगर नहीं कंप्लीट किया है तो फिर 1/6। ठीक है, स्कूल अटेंडेंस, क्लास 8th तक स्कूल को अटेंड ही नहीं किया, अप टू द एज एच विट ही शी वुड कंप्लीट क्लास 8, यानी कि हम जब तक आदमी या बच्चा क्लास 8th तक जिस एज में कंप्लीट करता है तब तक स्कूल अटेंड ही नहीं किया, तो उसका 16। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर बात करें, कुकिंग फेवर को देखा जाता है, क्या हाउस होल्ड्स किस तरीके से कुक करते हैं, काउडंग का यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, चारकोल का यूज़ करते हैं या फिर कोल का यूज़ करते हैं, तो इसका 1/18 है। ठीक है, सैनिटेशन, क्या सैनिटेशन किस हिसाब का है, हाउस होल्ड सैनिटेशन फैसिलिटी इम्प्रूव हुई है या नहीं, की गई है या नहीं, अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गाइडलाइंस। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है या नहीं है, इम्प्रूवड है या नहीं है, अगर नहीं है तो इसका फिर 1/18। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है तो 1/18। हाउसिंग, एट लीस्ट वन ऑफ 3 हाउसिंग मटेरियल्स, फ्लोर, रूफ, वॉल, अगर ये अवेलेबल नहीं है, या फिर रूफ जो है वो नेचुरल मटेरियल का बना हुआ है, या फिर वॉल जो है वो नेचुरल मटेरियल का बना हुआ है, रूडिमेंट्री मटेरियल का बना हुआ है, तो देन 1/18। एसेट, अगर हाउस होल्ड के पास कोई भी अपना एसेट नहीं है, या फिर हाउस होल्ड के पास इन एसेट्स में से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल कॉर्ड, बाईसाइकिल, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर, एंड डज नॉट ओन अ कार और ट्रक। ठीक है, तो फिर उसका वैल्यू जो है 1/18 है। नौ, नीति आयोग नेशनल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को देखते हैं। मेथडोलॉजी क्या है, ये यूज़ करता है इंटरनेशनली जो भी एक्लेमिड अलकायर फास्टर मेथडोलॉजी, जिसको ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी यूज़ करता है। ठीक है, इसमें भी 10 इंडिकेटर्स हैं जो कि ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स से लिए जाते हैं। ठीक है, और ये इनकॉर्पोरेट करता है 2 एडिशनल इंडिकेटर्स को, इसमें मैटरनल हेल्थ है और बैंक अकाउंट्स हैं। ठीक है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वैल्यू, ठीक है, ये भी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वैल्यू की तरह होता है। नौ, यहाँ पे इसी तरह मल्टीप्लाई किया जाता है हेड काउंट को, हेड काउंट रेशियो को। ठीक है, जैसे वहाँ पे ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में हम करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स जो हैं वो भी ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के जैसे ही हैं। इंडियाज़ नेशनल
मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो इसमें 12 इंडिकेटर्स हैं। तो हेल्थ का 1/3 है, इसमें न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी है, मैटरनल हेल्थ है। फिर एजुकेशन की बात करें तो ईयर ऑफ स्कूलिंग अटेंडेंस, जैसे हमने वहाँ पे ऊपर देखा था, 1/6 है इसका, और टोटल एजुकेशन का 1/3 है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का 1/3 है। तो इसमें कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट और बैंक अकाउंट। ठीक है, ये किस टाइप की है नहीं है, तो फिर ये इसमें इंक्लूड होता है। तो कंक्लूजन में आप क्या कुछ नहीं लिख सकते हो, क्या कुछ नहीं लिख सकते हो, क्या कुछ नहीं लिख सकते हो। पॉवर्टी जो है ये यूनी डायमेंशनल चैलेंज नहीं है, इनकम का ही चैलेंज नहीं है, लेकिन ये कम्प्लेक्स वेब है, इंटरलिंक्ड डिप्राइवेशंस इन हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, और अगर हम देखें तो क्लाइमेट भी एक बड़ा कास है। ठीक है, तो इंडिया की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हुई है, तो ये हमें बताता है कि कैसे इफ़ेक्टिव हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं। ठीक है, और ग्रोथ स्ट्रेटजी ऑल्दो ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहा, तो मुझे नहीं दिख रहा, क्या पता आपको कुछ नज़र आता हो। अगर आपको अच्छा अच्छा नज़र आता है तो कमेंट में अच्छा अच्छा बताओ, अगर अच्छा नज़र नहीं आता तो फिर आप कमेंट में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, एक न्यूट्रल बंदे होके रियलिटी बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ये मेरा इंडिविजुअल वीडियो है, फिर मैं इसको कंबाइन करता हूँ, मिर्ज करके देता हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स साइंसेस 2025। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स साइंस 2025 को लेकर है। न्यूज़ में किस वजह से है? रिसेंटली सेवरिक्स रिस्बैक प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स साइंस 2025, ये नोबेल प्राइज़ है इकोनॉमिक्स साइंस में। ये इन 3 लोगों को दिया गया है, किस लिए? इन्होंने एक्सप्लेन किया है इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो इसी कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में भी है। नाउ सेवरिक्स रिस्बैक प्राइज़ के बारे में जानते हैं। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1968 में बाय सेवरिक्स बैंक, जो कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक भी है। ठीक है, हमारे पास 5 नोबेल प्राइजेस हैं और प्लस एक इकोनॉमिक्स का प्राइज़ भी है। ठीक है, तो इनको एस्टेब्लिश किया था अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है, कब? 1895 में। आई बात समझ में? तो ये यहाँ पे लिखा है। और जो इकोनॉमिक्स वाला है इसको सेवरिक्स रिस्बैक ने डेवलप किया है 1968 में, जो कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक पे है। इसको कौन देता है? इसको रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो है वो कंफर्म करते हैं। पहले रेसिपिएंट कौन है? रगनार फ्रिच एंड जॉन तिनबर्गन जो है ये पहले रेसिपिएंट है। 1969 में इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, नाउ इंडिया की अगर बात करें तो अमर्त्य सेन जो है ये पहले इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स 1998 में मिला है इसको। ठीक है, अपने कंट्रीब्यूशन के लिए। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी, ये इनका कंट्रीब्यूशन था। इसी थ्योरी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है 1998 में। ठीक है, 25 के जो लोरेट्स हैं इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? तो जोएल मोकेर की अगर हम बात करें तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया है प्री रिक्विसाइट फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ठीक है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आएगी तो
सस्टेन्ड ग्रोथ को हम ड्राइव कर सकेंगे। ठीक है। नाउ 3 की एलिमेंट्स इसने बताए, जॉइंट एवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैकेनिकल कम्पीटनेस एंड सोसाइटी ओपन टू चेंज, कि सोसाइटी तैयार होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए चेंज के लिए, और हमें टेक्नोलॉजी को और साइंस को जॉइंटली इवॉल्व करना है। ठीक है। न फिलिप एग्योन एंड पीटर होविट, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने थ्योरी ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन दी है। ठीक है। तो ये मैथमेटिकल मॉडल है, फ्रेमवर्क है, किसका, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का। इसको डेवलप किया गया था 1992 में। ठीक है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ये एक प्रोसेस है, इसमें न्यू या फिर बेटर प्रोडक्ट इंटर होते हैं मार्केट में, और पुराने जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। ये क्रिएटिव इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है। डिस्ट्रक्टिव इस वजह से है, पुरानी चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है मार्केट से। आई बात समझ में। नाउ अगर हम बात करें तो एक क्या रूल्स हैं इस इनोवेशन एंड नॉलेज के ग्रोथ में, तो सबसे पहले ये जो इनोवेशन है और नॉलेज है ग्रोथ में, ये क्या करेगी, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगी, सेम इनपुट्स जनरेट करेंगे, ग्रेटर आउटपुट। ठीक है। अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो सेम इनपुट्स मोर आउटपुट जनरेट करेंगे। ठीक है। नाउ लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव होगा, न्यू मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, बेटर फूड, इंटरनेट। ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव होगी। ये इकोनॉमीज़ को ट्रांसफ़र करेगा नॉलेज बेस्ड सिस्टम में। तो जो कंट्रीज़ इन्वेस्ट करती हैं एजुकेशन में, जैसे कि साउथ कोरिया की एग्जांपल है, ये जो साउथ कोरिया है ये 4.9% जीडीपी का इन्होंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है। तो यहाँ पे फास्टर जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली, हाई हियर इनकम मोबिलिटी देखने को मिली। ये इनकरेज करेगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड हाई वैल्यू जॉब्स को। स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम, इसने 1.5 लाख स्टार्टअप्स को क्रिएट किया और 17 लाख डायरेक्ट जॉब्स को भी क्रिएट किया। सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट होगी। ठीक है। मोस्ट कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑप्शंस होंगे न्यू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, जैसे कि ऑनशोर विंड है, सोलर सिस्टम है। ठीक है। सोलर पैनल्स हैं। नाउ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का क्या रोल है ग्रोथ में, इनोवेशन को फास्टर करेगा, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमने शिफ्ट किया है ट्रेडिशनल कंबशन इंजन फॉर्म्स से कहाँ पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर। आई बात समझ में। यहाँ पे नया मार्केट क्रिएट हुआ बैटरीज के लिए और क्लीन एनर्जी के लिए। ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड कंपटीशन को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है। इंडिया का डिजिटल रेवोल्यूशन, यूपीआई, फिनटेक, ई कॉमर्स, यहाँ पे ट्रेडिशनल बैंकिंग एंड रिटेल को डिसरप्ट कर दिया, और जो हमारा इंक्लूजन है वो इंक्रीज़ हुआ, इनोवेशन इंक्रीज़ हुआ, रिसोर्सेज का रीएलोकेशन होगा, और इकनॉमी जो है वो रेजिलेंस पे आएगी। ठीक है। आई बात समझ में। नाउ जैसे कि कोविड-19 के बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे अब रिमोट एरियाज़ में भी लोग काम कर सकते हैं। ठीक है। और ई कॉमर्स जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हुई। द गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के लिए, सबसे पहले आरडीआई स्कीम है, ये प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करती है रिसर्च के लिए। ठीक है। फिर अटल इनोवेशन मिशन है। ठीक है।
यहाँ पे हम इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। फिर डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, इसमें 10,000 करोड़ से फॉर कटिंग एज रिसर्च एंड स्टार्टअप स्केलिंग के लिए। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पॉलिसीज़, PLI है, सेमीकंडक्टर मिशन है, इंडिया AI मिशन है, ड्राइव टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। ठीक है। स्टार्टअप एंड रिसर्च सपोर्ट, ये हमारे पास फेलोशिप प्रोग्राम है रिसर्च के लिए। नाउ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, USA के साथ। सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप है किसके साथ? जापान के साथ। क्वीन बाई क्वाड के साथ। ठीक है। थीमेटिक मिशन, नेशनल स्ट्रेटजीज ऑन ब्लॉकचेन, एयरवाट। ठीक है। क्वांटम मिशन, इसके साथ साथ डीप टेक पॉलिसी। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें, अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ये प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगी। ठीक है। आई बात समझ में? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ होगी, सस्टेनेबल ग्रोथ है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो PMDD कृषि योजना को लेकर है। तो न्यूज़ में किस वजह से है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने PMDD कृषि योजना स्कीम को लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव है किस लिए? इंडिया की जो एग्रीकल्चर है उसको रेवोल्यूशनाइज करना है। तो कैसे रेवोल्यूशनाइज करेंगे? मोर प्रोडक्टिव बनाएंगे, सस्टेनेबल बनाएंगे और फाइनेंशियली रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को। तो इसी वजह से ये जो स्कीम है ये न्यूज़ में है। नाउ PMDD कृषि योजना के बारे में जानते हैं। इसको लॉन्च किया गया था, अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2025-26 के दौरान। ठीक है। तो इंस्पायरेशन ली गई थी नीति आयोग के एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से। जो नीति आयोग का एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इससे इंस्पायर होके इस स्कीम को लॉन्च किया है। ये जो स्कीम है ये एग्जिस्टिंग 36 एग्रीकल्चरल स्कीम्स को कंसोलिडेट करेगी अक्रॉस 11 मिनिस्ट्रीज़। इसमें PM किसान जो कैश ट्रांसफ़र स्कीम है वो भी इंक्लूड होती है। PM फसल बीमा योजना जो कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। PMKSY जो कि इरिगेशन वाली स्कीम है। तो इसके मल्टी बेनिफिट्स होने वाले हैं। नाउ कवरेज की बात करें तो इसमें बाकी जो स्टेट स्कीम्स होती हैं वो भी इंक्लूड हैं। ठीक है। लोकल पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर, इसको इंक्लूड किया गया है। एम क्या है स्कीम की? तो यहाँ पे सपोर्ट करना है 1.7 करोड़ फार्मर्स को, पर्टिकुलरली जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं? जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम लैंड है। ठीक है। ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं ये 86% हैं। जो इंडिया के फार्मिंग पॉपुलेशन है उसका 86% है ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। नो मिनिस्ट्री कौन सी है? नोडल मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इसका टाइम कितना है? 6 ईयर्स, 2025 टू 26, यहाँ से लेकर 2030-31 तक ये स्कीम जो है ये चलती रहेगी। नाउ बजट की बात करें तो एनुअल बजट कितना है? 24,000 करोड़ 6 ईयर्स के लिए। आई बात समझ में? 40% जो है वो सब्सिडी है, 30% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि स्टोरेज और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, 20% लोन्स के लिए, 10% ट्रेनिंग एंड मार्केट सपोर्ट के लिए। ठीक है। आई बात समझ में? ना कवरेज की बात करें तो इसमें 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं
उनको कवर किया जाएगा, जहाँ पे लो क्रॉप यील्ड है, वाटर स्कार्सिटी है, लिमिटेड एक्सेस है रिसोर्सेज का। तो हर एक स्टेट से एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे कवर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, करीब करीब 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस स्कीम में। नाउ फोकस क्या है? तो फोकस उन रीजन्स पे है जहाँ पे लो क्रॉप यील्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेट यील्ड जो है वो बिलो है इसके 3.5 टन्स पर हेक्टर नेशनल एवरेज, ठीक है। इससे कम जहाँ पे यील्ड है तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा। मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो ऐसे स्टेट्स को कवर किया जाएगा, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा जहाँ पे लिमिटेड एक्सेस है क्रेडिट का। बेनिफिशरीज़ की बात करें तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, वुमेन फार्मर्स हैं, यंग फार्मर्स जो कि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो एग्री बिजनेसेस को ये स्टार्ट कर रहे हैं, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट वेंचर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, फार्मर्स जो कि लो प्रोडक्टिविटी एरियाज़ में हैं, ठीक है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर्स, इनको भी यहाँ कवर किया जाएगा, ये भी बेनिफिशरीज हैं। अलाइड सेक्टर वर्कर्स भी यहाँ पे बेनिफिशरीज हैं, ठीक है। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है एग्रीकल्चरल स्कीम्स को कंसोलिडेट करने का अंडर PMDDKY के, ठीक है। ये डुप्लीकेशन और इनएफिशिएंसी को रिजॉल्व करेगा। जो भी डुप्लीकेशन है, इनएफिशिएंसी है, उस सिस्टम को यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा इसके अंडर। 45% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इन एग्रीकल्चर, ये एक्चुअली यूटिलाइज किया जाएगा फॉर एसेट फॉर्मेशन, ठीक है। आई बात समझ में? नाउ सेक्टर्स जैसे कि वाटर सप्लाई है, ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे 40% कैपिटल एक्सपेंडिचर यूटिलाइज किया जाएगा। आई बात समझ में? नाउ बेनिफिट्स क्या हैं इस PMDDKY की? तो अगर बेनिफिट्स की बात करें, क्रॉप यील्ड जो है उसको इंक्रीज़ करना है 20 to 30% थ्रू क्वालिटी इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी। मॉनसून डिपेंडेंस को रिड्यूस करना है, ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम अडॉप्ट करके। स्टोरेज कैपेसिटी को बिल्ड करना है। फार्मर्स की इनकम को डबल करना है 2030 तक। वुमेन, यूथ और अलाइड सेक्टर्स को सपोर्ट करना है, इसमें डेयरी है, फिशरी है, पोल्ट्री है। मॉडर्नाइज करना है एग्रीकल्चर को, ठीक है। तो मैकेनाइजेशन प्रोवाइड करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है, सेल्फ सफिशेंसी को अचीव करना है फूड ग्रेन्स, पल्सेस और ऑयल सीड्स में, ठीक। आई बात समझ में? नो की बेनिफिट्स और उनके इम्पैक्ट अगर देखें, क्रॉप यील्ड बेनिफिट्स अगर देखें 50 to 80% डिस्काउंट है हाई यील्ड सीड्स पे, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स पे, इक्विपमेंट जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है, इस पे कितना है 50 to 80% डिस्काउंट है। नाउ फाइनेंशियल एड की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म लोन्स 50,000 से 1 लाख एट द रेट ऑफ 4 to 7% इंटरेस्ट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इमीडिएट नीड्स के लिए जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स। लॉन्ग टर्म लोन्स भी हैं 1 to 10 लाख फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसे कि ट्रैक्टर है, स्टोरेज यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे 20 to 40% प्रॉफिट इंक्रीज होगा, अफोर्डेबल इनपुट्स मिलेंगे और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। स्टोरेज की बात करें, फ्री और लो कॉस्ट यूज ऑफ विलेज एंड ब्लॉक लेवल वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। इरिगेशन सब्सिडाइज्ड ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो प्रोवाइड होगा। आई बात समझ में? मार्केट एक्सेस मिलेगा, फ्री एक्सेस मिलेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जैसे कि इनाम है और न्यू PMDDKY ऐप है। ये डायरेक्ट सेल के लिए, डायरेक्ट सेल करेंगे बॉयर्स को, तो प्राइस ज़्यादा मिलेगी, मिडल मैन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। मॉडर्न सिकल
ग्लोबल एक्सपोजर, फ्री वर्कशॉप दिया जाएगा, ठीक है, KVKs के थ्रू, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट पार्टनर्स ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, मैकेनाइजेशन एंड अलाइड एक्टिविटीज़। नाउ फुली फंडेड इंटरनेशनल ट्रिप्स दी जाएंगी 500 फार्मर्स को, ताकि वो एडवांस टेक्निक्स को लर्न कर सकें कुछ कंट्रीज़ से, जैसे कि इसराइल है, यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन के बारे में ये जान सकेंगे। जापान में जाएंगे, यहाँ पे ये नई नई टेक्निक्स को लर्न कर सकेंगे। नाउ मॉडर्न सिकल जो है वो अडॉप्ट होगा, ग्लोबल एक्सपोजर जो है वो मिलेगा फार्मर्स को। नाउ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म ऑफ द स्कीम, नेशनल लेवल पे यहाँ पे नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है, तो 2 टीम्स टू बी फॉर्मड एट नेशनल लेवल, 2 टीम्स बनाई जाएंगी नेशनल लेवल पे। एक यूनियन मिनिस्टर के अंडर होगी और अनदर जो होगी वो सेक्रेटरीज एंड डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के अंडर होगी। स्टेट लेवल पे होगी नोडल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी डिस्ट्रिक्ट धानिया समिति, ठीक है, तो इसको लीड करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। नाउ डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान प्रिपेयर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू, ठीक है, विद सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड नीति आयोग। डिजिटल डैशबोर्ड का यूज़ होगा, फार्मर ऐप, डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग सिस्टम, ठीक है, ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी किसके लिए, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए। सेंट्रल नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट टू कंडक्ट रेगुलर फील्ड विजिट्स, प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे लोकल टीम्स के साथ, ठीक है। तो ये स्कीम जो है ये इंश्योर करेगी कन्वर्जेंस एंड डाटा ड्राउन प्लानिंग एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, फास्टर करेगी इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल ग्रोथ को, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगी और फार्मर्स के वेलफेयर को भी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस स्कीम को लाया गया है। नाउ आई होप आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस को लेकर है। नाउ न्यूज़ में किस वजह से है, तो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस को लॉन्च किया है, तो इसी वजह से ये चर्चा में है। नाउ की फीचर्स क्या है मिशन के, सबसे पहले एम की बात करते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना है और जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पे इसको रिड्यूस करना है। सेल्फ सफिशेंसी को अचीव करना है 2027 तक, किसमें, पल्सेस में। नौ आत्मनिर्भर भारत बनना है पल्सेस को लेकर। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स है, 2025-26 से लेकर 30-31 तक ये स्कीम जो है वो चलेगी। नौ फाइनेंशियल आउटले की बात करें तो 11,440 करोड़ ये फाइनेंशियल आउटले है, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। फोकस किस पे है, ओबियसली दालों पे है, जैसे कि तूर है, अरहर, ठीक है, इसके साथ साथ उड़द और मसूर, ये जो दालें हैं इस पे फोकस है, ठीक है। नाउ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे चलेगी, ठीक है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। नाउ बेनिफिट्स की अगर बात करें तो 2 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, कैसे, गारंटीड प्रोक्योरमेंट से, क्वालिटी सीड डिस्ट्रीब्यूशन से, एनहेंस्ड वैल्यू चेन सपोर्ट से, ठीक है, ये फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा। नाउ बेनिफिट्स की बात करते हैं
तो कौन कौन से बेनिफिट होंगे? क्लाइमेट रेजिलेंट एंड सॉयल हेल्थ फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है। सबस्टेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है ये प्रमोट होगी। इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ये जो है वो इम्प्रूव होगी। आई बात समझ में? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करेंगे, इंटरक्रॉपिंग को प्रमोट करेंगे। नाउ की टारगेट्स क्या हैं? ठीक है, सेल्फ सफिशेंसी को अचीव करने में तो कल्टिवेटेड एरिया जो है इसको एक्सपेंड करना है 310 लाख हेक्टेयर्स का। ठीक है। यील्ड को बढ़ाना है 1130 किलो पर हेक्टर। ठीक है। नाउ 350 लाख टन्स का प्रोडक्शन करना है। ये की टारगेट से 2030-31 तक। नो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी की बात करें तो 126 लाख क्विंटल सर्टिफाइड सीड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 88 लाख सीड किट्स दी जाएंगी फार्मर्स को। ओके। हाई यील्डिंग, पेस्ट रेजिस्टेंट, क्लाइमेट रेजिलेंट पल्स वैरायटीज को डेवलप किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 100% प्रोक्योरमेंट होगा तूर का, उड़द का, मसूर का। किस पे? MSP पे। ठीक है। 4 साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए। आई बात समझ में? नाउ नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड इसके साथ साथ नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों प्रोक्योर करेंगे, खरीदेंगे फार्मर्स से इन पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम। प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है ये किसकी है? ये प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की है। ठीक है। प्राइस सपोर्ट स्कीम ऑफ PM आशा। ठीक है। PM आशा की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई। क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है। ये प्राइस सपोर्ट स्कीम इसके अंडर आती है, PM आशा के। नाउ स्टेट का क्या रोल है? स्टेट इंश्योर करेगा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और स्टेट रूलिंग 5 ईयर सीड प्रोडक्शन प्लान को भी प्रिपेयर करेगा। ठीक है। विद ब्रीडर सीड प्रोडक्शन मॉनिटर्ड बाय ICAR। ठीक है। एंड क्वालिटी एश्योरेंस इसको मेंटेन करते हैं थ्रू साथी पोर्टल। ठीक है। साथी अपने आप में एक फुल फॉर्म है। S मीन्स सीड, A मीन्स ऑथेंटिकेशन, T मीन्स ट्रेसेबिलिटी, H मीन्स होलिस्टिक एंड I मीन्स इन्वेंट्री। ये यूज़र ओरिएंटेड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है। ठीक है। नाउ पोस्ट हार्वेस्टिंग या पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चेन की अगर बात करें तो 1000 प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। इनको सपोर्ट भी किया जाएगा, इनको सब्सिडीज़ भी दी जाएंगी अप टू 25 लाख पर यूनिट। ठीक है। बात समझ में आई? नो पल्सेस प्रोडक्शन स्टेटस क्या है इंडिया में उसको देखते हैं। इंडिया जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इंपोर्टर है पल्सेस का। तो टॉप 3 पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 22.11% टोटल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है।
उसके बाद महाराष्ट्र एंड राजस्थान। तो ये मिलकर कितना काउंट करते हैं, ये मिलकर 55% ऑफ इंडियाज़ पल्स प्रोडक्शन जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। नौ सीज़न की अगर बात करें तो पल्सेस जो हैं वो तीनों सीजन्स में ग्रो होती हैं, खरीफ, रबी और समर। ठीक है। खरीफ वो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम मार्च अप्रैल में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई करते हैं। रबी क्रॉप्स वो होते हैं इनको हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई करते हैं। समर क्रॉप्स जो है वो इन दोनों के दरमियान आता है। वही बात समझ में, ये शॉर्ट पीरियड क्रॉप्स होते हैं। खरीफ क्रॉप्स में पिगन पी है, ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, माइनर पल्सेस हैं, इसमें राजमाश है, हॉर्स ग्राम है। रबी क्रॉप्स में चिक पी है, लेंटिल है, आई बात समझ में, ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम। समर क्रॉप्स में हमारी ग्रीन ग्राम है और ब्लैक ग्राम भी है। इम्पॉर्टेंट पल्सेस, सबसे पहले चिकपी, इसकी अगर हम बात करें तो 47.4%, फिर पिगन पी 15.4%, ठीक है, फिर ग्रीन ग्राम 12%, फिर ब्लैक ग्राम 10.3%, फिर लेंटिल 5.4%। प्रोडक्शन ट्रेड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 192.55 लाख टन्स थी फाइनेंशियल ईयर 2014 में। यहाँ से होकर ये इंक्रीज हुआ है 244.93 लाख टन्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, 2024 में इतना प्रोडक्शन हुआ है। आई बात समझ में। नाउ नीड क्या है आत्मनिर्भर भारत को पल्सेस में। ठीक है, यहाँ पल्सेस का आत्मनिर्भर भारत सेल्फ सफिशिएंट होना क्यों ज़रूरी है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो वो बहुत कम है। ठीक है, डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से 15 से लेकर 20% जो पल्स इंपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। अगर 2023-24 की बात करें तो यहाँ पे 47.38 लाख टन्स का जो है वो इंपोर्ट हुआ है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट भी किया है 5.94 लाख टन्स का एक्सपोर्ट भी हुआ है। ठीक है, लेकिन इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। नौ दूसरा क्या है, माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना। पल्सेस जो हैं ये 20 से लेकर 25% टोटल प्रोटीन इंटेक जो इंडियन डाइट का है उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये हमारी जो माल न्यूट्रिशन है उसको एड्रेस करने में भी हेल्प करती हैं। कौन? पल्सेस। डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी 46.33 मैट्रिक टन्स 2030 तक डिमांड बढ़ेगी। वहीं अगर हम बात करें तो 50.26 मैट्रिक टन्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी बाय 2047 तक। आई बात समझ में ना। इन्वायरमेंटल एंड सॉइल हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें, पल्सेस जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को एनहांस करती हैं, इम्प्रूव करती हैं, क्योंकि पल्सेस के पास एक एबिलिटी है, एक फ्यूचर है इनका कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं और हेल्प होगी जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंसी है वो कम होगी। ठीक है, प्राइस एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन की अगर बात करें तो प्राइस फ्लक्चुएशंस आते हैं। ठीक है, किस वजह से? वोलाटिलिटी जब ग्लोबल ट्रेड में होती है। तो अगर डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस करेंगे डोमेस्टिकली पल्सेस का तो इससे हम इन्फ्लेशन को टारगेट कर पाएंगे, इन्फ्लेशन को कम कर पाएंगे।
नौ इनिशिएटिव्स क्या हैं पल्स प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए? सबसे पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पल्सेस, इसको इनिशिएट किया गया था 2007 में, जो फोकस करता था एरिया एक्सपेंशन पे, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट पे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेटेड पल्सेस प्रोडक्शन प्रोग्राम को लाया 2010 से 2014 तक। ठीक है, ये फोकस करता था किस पे? क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशंस पे ऑफ एडवांस्ड कल्चरल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, फोकस्ड ऑन कल्चरल डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ एडवांस्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे। ठीक है, पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। ये अम्ब्रेला स्कीम है। ठीक है, आई बात समझ में, जो कि प्राइस एश्योरेंस प्रोवाइड करता है पल्सेस के लिए, ऑयल सीड्स के लिए और कोपरा के लिए। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हमने की पल्स क्रॉप्स को भी इंक्लूड किया है। इसमें पिगन पी है, तोर इसको हम बोलते हैं, चिक पी है चना, ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग, ब्लैक ग्राम यानी कि उर्द और लेंटिल यानी कि मसूर को भी इंक्लूड किया है। बफर स्टॉक मैनेजमेंट, गवर्नमेंट जो है ये बफर स्टॉक मैनेज करती है किसको? प्राइस को स्टेबलाइज करने में। फिर सब्सिडाइज्ड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये भी प्राइस को स्टेबल रखती है स्टॉक को मैनेज करके। ठीक है, आई बात समझ में ना? तो मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत जो पल्सेस में है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेल्फ रिलायंट, सस्टेनेबल और रेजिलेंट पल्स सेक्टर के लिए। ठीक है, नाउ पल्सेस में आत्मनिर्भर बनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इम्पोर्ट बिल है इसको कम करेगा, डिपेंडेंसी को कम करेगा और इसके साथ साथ न्यूट्रिशन जो गैप है, ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। आई बात समझ में? ये फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करेगा, सॉइल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी और फर्टिलाइज़र्स पे जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स पे जो डिपेंडेंस है वो कम होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो WTO's एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज़ को लेकर है। तो न्यूज़ में किस वजह से है? रिसेंटली जो WTO का एग्रीमेंट है सब्सिडीज़ ऑन फिशरीज़ को लेकर, ये एग्रीमेंट रिसेंटली फोर्स में आता है। ठीक है, जब WTO के 2/3 मेंबर अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस सबमिट करते हैं, तो उसके बाद ये जो एग्रीमेंट है ये फोर्स में आता है। ओके, नाउ इस एग्रीमेंट के बारे में जानते हैं, ओवरव्यू। ठीक है, तो ये फर्स्ट WTO एग्रीमेंट है जो कि एक्सप्लिसाइटली फोकस करता है इन्वायरमेंट पे। ठीक है, और ये फर्स्ट बोर्ड भी है, ये बाइंडिंग मल्टीलेटरल एग्रीमेंट भी है। किसको लेकर? ओशियन सस्टेनेबिलिटी को लेकर बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ओशन सस्टेनेबिलिटी को लेकर। तो इसको अडॉप्ट किया गया था एट 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पे। कहाँ पे? एट 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC12 जिनेवा में, जिनेवा इन 2022। नाउ अब ये फोर्स में आता है, और फोर्स में ये कब आया? 15 सितंबर 2025 को।
15 सितंबर 2025 को ये लाला किस में आया, फॉरेस्ट में आया। नाउ ये जो एग्रीमेंट है ये अलाइन होता है किससे, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 के साथ। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट है इस डिमांड करता है मैरीन इकोसिस्टम की प्रोटेक्शन को लेकर। तो कैसे करेंगे प्रोटेक्शन, थ्रू एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल फिशरीज सब्सिडी। ठीक है, जब हम हार्मफुल फिशरीज सब्सिडी को एलिमिनेट कर देंगे तो इन्वायरमेंट जो है वो अपने आप, मैरीन इकोसिस्टम जो है वो अपने आप प्रोटेक्ट होती जाएगी। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14.6 जो है इसका एम क्या है, इसका मकसद है हार्मफुल फिशरीज सब्सिडी को एलिमिनेट करना, जो कि काज है ओवर फिशिंग के लिए, ओवर कैपेसिटी, और ये सपोर्ट करता है जो ओवर फिशिंग है ना, जो हार्मफुल सब्सिडीज़ हैं फिशिंग की, ये सपोर्ट करती हैं इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग को लेकर। आईयूयू, इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग को ये सब्सिडी सपोर्ट करती है। अरे भाई जैसे ही मैं आपको सब्सिडी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, अब ज़्यादा लोन लोगे ना, ठीक है, अब मैं आपको बोलूँगा कि मैं आपको सब्सिडी प्रोवाइड करूँगा, आप कुछ काम करो, तो आप ज़्यादा काम करोगे ज़्यादा सब्सिडी मिलने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से लोग क्या करते हैं, ओवर फिशिंग करते हैं। इंडिया ने इसको एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, आगे चल के देखेंगे। इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीमेंट की, ओवर फिशिंग को कम करना। ठीक है, आई बात समझ में, ओके। 35.5% ऑफ फिश स्टॉक ये ओवर फिशड है। इस इशू को एड्रेस करना, हार्मफुल सब्सिडीज़ को कम करना, 22 बिलियन US डॉलर्स इन अनसस्टेनेबल सब्सिडीज़ को कम करना। ठीक है, आईयूयू इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग को टैकल करना। ठीक है, रिड्यूस करना है 50 बिलियन डॉलर्स को, जो कि इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम इलीगल फिशिंग हो रहा है। लाइवलीहुड प्रोटेक्शन जो है वो देना है, सपोर्ट करना है लाइवलीहुड ऑफ आवर 260 मिलियन लोगों को। ठीक है, नाउ की प्रोविजंस क्या हैं एग्रीमेंट के। सबसे पहले बात करें तो एग्रीमेंट प्रोहिबिट करता है सब्सिडाइज्ड जो भी इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग है उसको प्रोहिबिट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ वो चीज़ें जो कि ओवर फिशड स्टॉक के साथ लिंक्ड हैं और अनरेगुलेटेड फिशिंग एक्टिविटीज़ के साथ लिंक्ड है, किसमें, हमारी हाई सी में। ठीक है, इसको भाई प्रोहिबिट करना है। यहाँ पे टॉप 5 सब्सिडाइजर्स हैं, इसमें चाइना है, यूरोपियन यूनियन है और USA है। ठीक है, इसके साथ साथ साउथ कोरिया है, आई बात समझ में, जापान भी है। ये क्या करते हैं, ये सबसे ज़्यादा सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं। और ये कितनी सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, 58% ऑफ ग्लोबल फिशरीज सब्सिडी। कितना, 58%, इतना ये 5 अकेले करते हैं। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो डेवलपमेंटल नीड्स हैं पर नेशन की वो पूरी की जाए। डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इनको 2 ईयर्स की ट्रांजिशन पीरियड प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जब से ये एग्रीमेंट फोर्स में आया उस डेट के बाद 2 साल ट्रांजिशन पीरियड। नाउ
यहाँ पे WTO फिश फंड जो है उसको वॉलंटियरली क्रिएट किया गया मैकेनिज़्म है जो कि सपोर्ट करेगा डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को टेक्निकल असिस्टेंस के साथ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। किसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर? ये जो एग्रीमेंट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। नौ, अगर हम बात करें तो ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशंस, मेंबर्स को ये ज़रूरी है कि वो WTO को नोटिफाई करे फिशरीज सब्सिडीज़ के बारे में, फिश स्टॉक के बारे में, फिश स्टॉक स्टेटस क्या है उसके बारे में, और मैनेजमेंट मेजर्स क्या हैं, क्या मैनेजमेंट मेजर्स लिए हैं उसके बारे में। हाई सी फिशिंग की अगर बात करें तो एग्रीमेंट प्रोहिबिट करता है कोई भी बंदा सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करेगा फिशिंग के लिए हाई सीज़ में। ठीक है, हाई सीज़ में कोई फिशिंग नहीं चलेगी, ना कोई बंदा इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हाई सीज़ जो कि आउटसाइड है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोस्टल कंट्रीज़ की। ठीक है, नौ, कमेटी बनाएंगे जो कि फिशरीज़ सब्सिडी पे क्या करेगी, उसको मॉनिटर करेगी, उसको देखती रहेगी, और जो हमारा एग्रीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करेगी, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेगी। ठीक है, रेगुलरली बातचीत को फैसिलिटेट करेगी, मेंबर्स के दरमियान बातचीत होगी। ठीक है, फिशिंग प्रैक्टिस और सब्सिडी पॉलिसीज़ पे बातचीत होती रहेगी। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, इंडिया ने क्यों नहीं रेटिफाई किया इसको? क्या रीज़न है? सबसे पहले इंडिया जो है ये लोवेस्ट फिशरी सब्सिडाइज़र है ग्लोबली। ठीक है, क्योंकि अगरचे हमारे पास लार्ज कोस्टल पॉपुलेशन है और एक्सटेंसिव फिशरी सेक्टर है, फिर भी हम लोवेस्ट फिशरी सब्सिडाइजर्स हैं। इंडिया की जो फिशिंग प्रैक्टिस है वो स्मॉल स्केल पे है, सस्टेनेबल है। ठीक है, जो कि मिलियंस ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल फिशर्स को सपोर्ट करता है। नौ, इंडिया यहाँ पे डिमांड करता है पोल्यूटर पे प्रिंसिपल को, इंडिया इसी के लिए रिकमेंड करता है, और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, कि कंट्रीज़ वो रिस्पॉन्सिबल हैं ओवर फिशिंग के लिए जो कि दैट आर ग्रेटर ओब्लिगेशंस, दैट टेक ग्रेटर ओब्लिगेशंस। ठीक है, while प्रोटेक्टिंग डेवलपिंग नेशंस फ्रॉम अनड्यू बर्डन। देखो सिंपल सा फंडा है, जो गंदगी करेगा, जो छेद करेगा उसी को सफाई करनी है। ठीक है, जो गंदगी करेगा वही सफाई भी करेगा। आई बात समझ में? अब जिसने गंदगी की नहीं तो उस पर बर्डन क्यों डालोगे? सीधी सी बात है भाई, आप लोग डेवलप हो गए हो गंदगी मचा के, अब हमें भी डेवलप होने दो। अब हमारे से गंदगी मचती है तो तुम शोर उठाते हो, ऐसा नहीं ना चलेगा। यहाँ तो फिर हमें इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर दो। ठीक है, जितना आपने किया है उसका पे कर दो, हम नहीं करेंगे। फिर मोराटोरियम। ठीक है, तो इंडिया ने ये प्रपोज किया है कि जो डिस्टेंट वाटर फिशिंग नेशंस हैं उनको 25 साल के लिए बैन लगा देनी चाहिए ऑन ऑल सब्सिडाइज्ड फॉर फिशिंग और फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे बियॉन्ड देयर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, आई बात समझ में? और भी कुछ इश्यूज़ हैं तो ये उतने खास नहीं है। नाउ इम्प्लीमेंटेशन इशू। ठीक है, अब इस एग्रीमेंट में क्या इश्यूज़ हैं?
सबसे पहले बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं है, वो फिशिंग एक्टिविटीज़ को मॉनिटर नहीं कर रहे। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ डाटा गैप, इनकम्प्लीट और अनरिलायबल डाटा है, फिश स्टॉक को लेकर, सब्सिडी को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम एक्यूरेट रिपोर्टिंग नहीं कर पाते, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नाउ इन्फोर्समेंट चैलेंजेस, तो हाई सी को इफ़ेक्टिव मॉनिटर नहीं किया जा रहा, तो यहाँ पे इन्फोर्समेंट चैलेंजेस हैं। ठीक है, लैक ऑफ सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जुरिस्डिक्शनल लिमिट्स हैं, तो जो हाई सी है या हाई सी हमारी है उस पर उतना मॉनिटर नहीं हो रहा, उतना हमें उस पर हम सर्विलेंस नहीं कर पा रहे। ठीक है, नाउ फाइनेंशियल डिपेंडेंस, स्मॉल स्केल फिशर्स जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ पे वो लिमिटेड सब्सिडीज़ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, फॉर लिवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी। अगर एकदम निकल जाएंगे बाहर, सब्सिडी से निकाल देंगे, तो ये एक चैलेंजिंग फैक्टर बन जाएगा उनके लिए। नाउ अनइक्वल ओब्लिगेशंस, ठीक है, ये जो एग्रीमेंट है ये डेवलपिंग नेशंस पे बर्डन डालेगा, उन पे असर डालेगा। ठीक है, जबकि मेजर सब्सिडाइज्ड नेशंस उनके पास कैपेसिटी है। ठीक है, वो और अल्टरनेट जो तरीके हैं उनको निकाल लेंगे, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ पे ये बुरा असर पड़ेगा। न वे फॉरवर्ड क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाना है, टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट को प्रोवाइड करना है। ठीक है, डाटा को इम्प्रूव करना है, मॉनिटर सिस्टम को इम्प्रूव करना है। ठीक है, इक्वलिटी को प्रमोट करना है। आई बात समझ में? ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ाना है, तो आईओयू फिशिंग को रोकना है कलेक्टिवली। आई बात समझ में? बस यही जो ये एग्रीमेंट है ये प्रोहिबिट करता है फिशरीज सब्सिडीज़ को लेकर, फिशिंग सब्सिडीज़ को लेकर। ठीक है, और ताकि जो हमारी ये मैरीन इकोसिस्टम है वो प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, फिश स्टॉक को रिकवर करने में, मॉनिटर करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, इस एग्रीमेंट के थ्रू सस्टेनेबल फिशिंग मेजर्स को एस्टेब्लिश करेगा। ये फूड सिक्योरिटी और इनकम को भी प्रोटेक्ट करेगा ये एग्रीमेंट, जो लोग ग्लोबली फिशरीज़ पे डिपेंड हैं। ठीक है, बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इंडियाज़ अप्रोच टू एआई एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर है। नाउ न्यूज़ में किस वजह से है? रिसेंटली दो रिपोर्ट्स हाईलाइट करती हैं इंडिया के अप्रोच को टुवर्ड्स एआई एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट्स हैं ये किसने रिलीज़ की? इन रिपोर्ट्स को नीति आयोग ने रिलीज़ किया। ठीक है, ना इन रिपोर्ट्स के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो रोड मैप फॉर जॉब क्रिएशन इन एआई इकोनॉमी। ठीक है, रिपोर्ट्स एक आउटलाइन बताती हैं, एक खाका तैयार करके देती हैं कि इंडिया का जो स्ट्रेटजिक प्लान है एआई डिस्रप्शन को नेविगेट करने का और अपनी पोजीशन को बनाने का एज ग्लोबल एआई वर्कफोर्स कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे ये 3W फ्रेमवर्क को हाईलाइट करता है फॉर एआई एंड एसोसिएटेड इम्पैक्ट। 3W फ्रेमवर्क में क्या है?
3W फ्रेमवर्क फॉर AI इम्पैक्ट। सबसे पहले वर्क में चेंज ही हो रही है, ठीक है, ऑटोमेटिक टास्क्स हो रही हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर चेंज इन वर्कर में भी चेंज हो रही है, ठीक है, नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और इन नए जॉब्स को नए स्किल्स की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ चेंज इन वर्क फोर्स, ठीक है, वर्क फोर्स में भी चेंज हो रही है। आई बात समझ में? पहले ह्यूमन प्लस मैकेनिकल सिस्टम होता था, अब हाइब्रिड सिस्टम है, एआई प्लस ह्यूमन, ठीक है, एआई प्लस ह्यूमन। यहाँ पे चीज़ सारी बताई हैं। आई बात समझ में? नाउ रोड मैप ऑन एआई फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट। ये रिपोर्ट जो है, इसका एम है, रिपोर्ट में ये एम बताई गई है कि हमें क्या करना चाहिए टू लिवरेज फ्रंटायर टेक्नोलॉजीज, ताकि हम जो हमारा इनफॉर्मल वर्क है, जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, इनको हम ट्रांसफ़र कर सकें टू फॉर्मल एम्पावर्ड फ्यूचर रेडी लेबर फोर्स में। आई बात समझ में? नाउ एआई प्रेजेंट्स अ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इकोनॉमी। एआई जो है, ये हमारे सामने चैलेंज भी अब प्रेजेंट करता है, इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये एस्टेब्लिश्ड फॉर्मल जॉब्स को डिसरुप्ट कर रहा है और इसके साथ साथ ये हमें अनपैरेलल्ड पाथवे प्रोवाइड कर रहा है, किस लिए? अपने इनफॉर्मल वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए एंड प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। सिमिलर लाइन्स पे अगर हम बात करें तो जो नोबल प्राइज़ था इकोनॉमिक्स में 2025 का, नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, तो ये दिया गया था, किस लिए दिया गया था? फॉर एक्सप्लेनिंग इनोवेशन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके लिए ये दिया गया था। पर्टिकुलरली थ्योरी ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट जो है ये हाईलाइट करता है न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे कि एआई है, ये क्रिएटिव है यानी कि इनोवेशन करती है, बट आल्सो डिस्ट्रैक्टिव, क्योंकि यहाँ पे ओल्डर टेक्नोलॉजीज जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, वो आउट कम्पीटेड हो रही हैं, ठीक है। इस वजह से ये क्रिएटिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है। नाउ एआई रिलेटेड रिस्क्स क्या हैं, एआई's इम्पैक्ट क्या है फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर। ये इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल है। फॉर्मल की बात करें तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ये ट्रिलियंस इकोनॉमी में ऐड कर सकता है। वर्क ट्रांसफॉर्मेशन, वर्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, स्किल्स को इंटीग्रेट करके, ये स्किल्स को इंटीग्रेट करेगा। न्यू जॉब क्रिएशन, मिलियंस ऑफ न्यू टेक जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। टैलेंट बेस्ड ग्रोथ, ठीक है, ये एआई टैलेंट पोल को डबल कर सकता है। इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, स्मार्ट कंट्रैक्ट्स, ये टाइमली स्मार्ट कंट्रैक्ट्स, ट्रांसपेरेंसी आएगी पेमेंट्स में, विजुअल होंगे हमारी प्रॉब्लम्स, इंस्टेंटली आइडेंटिफाइज कर पाएंगे हम प्रॉब्लम्स को और टूल्स को रिकमेंड कर पाएंगे। वेरीफिएबल क्रेडेंशियल्स, वर्कर्स विजिबल दिखेंगे डिजिटली। एआई असिस्टेंट्स, ठीक है, यहाँ पे ये लिटरेसी और लैंग्वेज को अडॉप्ट करता है, ठीक है, ये लैंग्वेज और लिटरेसी को प्रमोट करेगा। नाउ ऑपरेशनल रिस्क की अगर बात करें, हाई जॉब डिस्प्लेसमेंट रिस्क, और 60% जो भी फॉर्मल सेक्टर जॉब्स हैं इंडिया में वो ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेबल हो रहे हैं,
वो ऑटोमेशन की ओर जा रहे हैं। बाय 2030 वो क्या हो जाएंगे, वो सारे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। पर्टिकुलरली आईटी और बीओपी सेक्टर, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा ना। रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि रिस्क जो है वो इरिवर्सिबल जॉब लॉसेस होंगे यहाँ पे, ठीक है। कम्पिटिटिवनेस श्रिंक हो सकती है, सोसाइटल डिसरप्शन हो सकता है, टैलेंट माइग्रेशन। इंडिया में नेट नेगेटिव टैलेंट माइग्रेशन है फॉर एआई प्रोफेशनल्स का -1.55 पर 10,000, ठीक है। हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स ये अबॉर्ड जा रहे हैं। नाउ स्ट्रक्चरल रिस्क की अगर बात करें, एजुकेशन एंड स्किल गैप। इंडिया का जो करिकुला है इसमें हम फोकस नहीं कर रहे, हम लेस फोकस कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड रिसर्च इंटेंसिव कोर्सेज पे एज कंपेयर टू ग्लोबल पीयर्स। कंप्यूटर साइंस एजुकेशन जो है वो अनइवनली अफोर्ड करते हैं हम, ठीक है। अगर बाकी कंट्रीज़ की बात करें जैसे कि चाइना है, रशिया है, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे ही मैंडेटरी है कंप्यूटर साइंस एजुकेशन, जबकि इंडिया में मुझे नहीं लगता कहीं पे ये ऐसी चीज़ है, ठीक है। लैगिंग रिसर्च आउटपुट, ठीक है, तो यहाँ पे एआई पब्लिकेशन बहुत ही कम है, यहाँ पे पेटेंट्स की बहुत ही कमी है, ठीक है। उतना रिसर्च नहीं हो रहा, उतने हम पेटेंट्स नहीं ले पा रहे। क्रिटिकल टैलेंट सप्लाई डिमांड गैप, ठीक है। एआई टैलेंट जो उसके लिए जो डिमांड है वो बहुत ही कम है, हम ओनली 50% ऑफ एग्जिस्टिंग डिमांड को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में? नो, ग्रोइंग डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो रही और गैप जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। लिमिटेड एक्सेस है इनफॉर्मल वर्कर्स के पास सिस्टमैटिक बैरियर की वजह से, ठीक है। आई बात समझ में? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वेरीफिएबल आइडेंटिटीज, कंट्रैक्ट्स एंड वर्क हिस्ट्रीज, तो इस वजह से यहाँ पे लिमिटिंग एक्सेस है जॉब्स को सिक्योर करने के लिए और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। सिस्टमैटिक एक्सेस एंड यूजिबिलिटी गैप, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अंडर यूटिलाइज है क्योंकि यहाँ पे लो डिजिटल लिटरेसी है, लिंग्विस्टिक चैलेंज है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस इंटरफेसेस हैं जो कि डिफ़िकल्ट है नेविगेट करने के लिए। आई बात समझ में? नाउ रिकमेंडेशन क्या है, तो हमें नेशनल एआई टैलेंट मिशन को एस्टेब्लिश करना चाहिए, ठीक है। नेशनल एआई टैलेंट मिशन जो है इसको एस्टेब्लिश करना नीति आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी है, ठीक है। मिशन जो है ये फोकस करेगा ऑन मेकिंग एआई लिटरेसी अ फाउंडेशनल स्किल अक्रॉस स्कूल्स एंड एजुकेशन। ओके, की फीचर्स की बात करें तो बिल्डिंग इंडिया एज अ ग्लोबल एआई टैलेंट मैग्नेट, ताकि हम डोमेस्टिक टैलेंट को रिटेन कर सकें और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें विद एआई टैलेंट वीज़ा फॉर फास्ट ट्रैक रेजिडेंसी, ठीक है। नाउ बिल्ड करना नेशनल रिस्किलिंग इंजन, अपस्किलिंग के लिए, रिस्किलिंग के लिए जो मिलियन ऑफ प्रोफेशनल्स हैं फॉर हायर वैल्यू एआई गारंटेड रूल्स के साथ, या फॉर हायर वैल्यू एआई गारंटेड रूल्स के लिए, ठीक है। आए बात समझ में? नाउ यहाँ पे हमें मिशन डिजिटल श्रम सेतु को एस्टेब्लिश करना चाहिए। ये इनफॉर्मल वर्कर्स को क्या करेगा, एम्पावर करेगा, ठीक है। इनको एक्सेस मिलेगा और इनको स्किल्स दिए जाएंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी में, ठीक है। बाय हार्नेसिंग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सच एज एआई है, ब्लॉकचेन है, ठीक है। तो ये जो डिजिटल श्रम सेतु है
ये क्या करेगा, ये एम्पावर करेगा इनफॉर्मल वर्कर्स को। ठीक है, ये डिजिटल लिटरेसी का जो है एक्सेस प्रोवाइड करेगा। नाउ कंक्लूजन की बात करते हैं तो एआई का खतरा है, एआई डिसरप्टिव भी है। ठीक है, इरिवर्सिबल जॉब लॉस हो सकते हैं अगर हम एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमें क्या करना चाहिए, नेशनल एआई टैलेंट मिशन को एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, और इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना चाहिए, किसमें, एआई में। ठीक है, जो इंडिया है ये एक ग्लोबल लीडर बन सकता है एआई में। आई बस हम एआई वर्कफोर्स में, एआई टैलेंट में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज को लेकर है। नाउ न्यूज़ में किस वजह से है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने रिलीज़ किया है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। ठीक है, 23 एंड 24 के लिए। आई बात समझ में। नाउ तो इस सर्वे के बारे में जानते हैं। तो इसको कंडक्ट किसने किया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने इसको कंडक्ट किया, यानी कि एनएसओ ने। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि मॉस्पी के अंडर। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ मैंडेटेड बाय, ठीक है, किसका मैंडेट है, तो इसको एनुअली कंडक्ट किया जाता है अंडर द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स अमेंडमेंट एक्ट 2017। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज कौन कौन से कवर्ड होती हैं, फैक्ट्रीज जो कि रजिस्टर हैं अंडर द सेक्शन 2M। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, बीड़ी एंड सिगार मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट अंडर द बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग्स जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड विद सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग्स जो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है। यूनिट्स विद 100 और मोर एम्प्लॉइज रजिस्टर्ड इन द बिजनेस रजिस्टर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, prepared and maintained by स्टेट गवर्नमेंट। नाउ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें इंक्लूड हैं, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपोज। ठीक है, डिपार्टमेंटल यूनिट्स जैसे कि रेलवे वर्कशॉप है, गैस स्टोरेज है, ये इसमें एक्सक्लूडेड हैं। नाउ की फाइंडिंग्स क्या हैं फ्रॉम द एनुअल सर्वे ऑफ 2023 एंड 24 रिपोर्ट में। ग्रॉस वैल्यू एडिड की अगर बात करें तो 11.89% से इंक्रीज हुआ है एट करंट प्राइस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। टॉप 5 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, बेसिक मेटल, ठीक है, मोटर व्हीकल, केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, फार्मा प्रोडक्ट्स, और इसके साथ साथ ये जो सेक्टर्स हैं ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं। टॉप स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र 16%, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश, ये टॉप 5 स्टेट्स हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड के हिसाब से। ठीक है, इंडस्ट्रियल आउटपुट की अगर हम बात करें तो ये ग्रो हुआ है 5.80% से ओवर द प्रीवियस ईयर। ना एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ऐड किए हैं 5.7 मिलियन जॉब्स ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड। ठीक है, लास्ट डिकेड की बात हो रही है, विद 5.92% ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट इन एम्प्लॉयमेंट फॉर 2023 to 24। ठीक है,
टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं? तमिलनाडु है, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। ये हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट शेयर है इन स्टेट्स का। ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? ये एडिशनल वैल्यू होता है, प्रोसेस के थ्रू क्रिएट किया जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू क्रिएट किया जाता है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जब हम टोटल इनपुट निकालते हैं, ठीक है, फ्रॉम टोटल आउटपुट से। ठीक है। टोटल इनपुट, सॉरी, टोटल आउटपुट, एक मिनट, टोटल आउटपुट कितना है माइनस टोटल इनपुट। ठीक है। अगर आउटपुट 1000 है माइनस अगर हमने इनपुट यहाँ पे 800 निकाला, ठीक है, तो उसका क्या डिफरेंस आएगा वो देखेंगे। नेट वैल्यू एडेड 200 का हमने वैल्यू ऐड किया है। नेट वैल्यू एडेड, ये इसमें क्या करते हैं हम, टोटल इनपुट और डिप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, निकालते हैं कहाँ से, फ्रॉम टोटल आउटपुट। देखो टोटल आउटपुट आया मेरे पास, ठीक है, मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन एंड प्लस इसको माइनस किया, टोटल आउटपुट को माइनस किया, डेप्रिसिएशन प्लस इनपुट। ठीक है। आई बात समझ। फिक्स्ड कैपिटल ये फिक्स होता है फॉर 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर के लिए। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज की कमी है, शॉर्ट न्यूज़ में है, वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। फ़िलहाल स्टोरेज पूरा नहीं हो रहा, मैंने फ़ोन से सब कुछ हटा दिया और धीरे धीरे करके ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की मैंने। ठीक है। तो स्टोरेज कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट न्यूज़ को करेंगे, शॉर्ट न्यूज़ भी बहुत सारी है इकोनॉमिक्स की। नो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इंसेंटिव स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल साइकिलिंग को लेकर है। ठीक है। नो न्यूज़ में किस वजह से है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइनस ने एक डिटेल्ड गाइडलाइंस को इशू किया है, किसके लिए, इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग के लिए। नाउ की फीचर्स क्या हैं इस स्कीम के? ये जो स्कीम है ये पार्ट है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का। तो स्कीम जो है ये क्रिटिकल मिनरल मिशन का भी एक पार्ट है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? ओबियसली अगर मिनरल्स का काम है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनस इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी। ठीक है। नाउ मकसद क्या है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना रिसाइकलिंग कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। टू इंसेंटिवाइज द डेवलपमेंट ऑफ रिसाइकलिंग कैपेसिटी। ठीक है। ताकि हम क्रिटिकल मिनरल्स को सेपरेट कर सकें, क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें फ्रॉम एलिजिबल वेस्ट स्ट्रीम्स विद इन द कंट्री। ठीक है। कहाँ से? एलिजिबल वेस्ट स्ट्रीम्स से। जो क्रिटिकल मिनरल्स होती हैं उनको सेपरेट करेंगे, उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो टाइम कितना है? 6 ईयर्स। ठीक है। 6 ईयर्स का टेनओवर है, साल 2025-26 से 30-31 तक। तो जो भी हम स्कीम्स पढ़ रहे हैं आजकल उनका 5 ईयर टर्म है। ठीक है ना। फाइनेंशियल आउटले की बात करें तो फाइनेंशियल आउटले जो है वो कितना है, वो 1500 करोड़ है। ठीक है। 1500 करोड़ इसका बजट है। नाउ एलिजिबल फीड स्टॉक, इसमें वेस्ट है, ठीक है, ई वेस्ट है, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप एंड बाकी स्क्रैप्स जैसे कि कैटालाइटिक कन्वर्टर्स फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स। नाउ इस स्कीम में 27 क्रिटिकल मिनरल्स इंक्लूड होती हैं। इन मिनरल्स में एंटिमनी, कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, ग्रेफाइट, लिथियम, इसके साथ साथ निकल, नियोबियम, रियर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है। वो रियर अर्थ एलिमेंट्स जिनमें यूरेनियम और थोरियम नहीं होता। आई बात समझ में? तो ये इस स्कीम में इंक्लूडेड है, इनकी रिसाइकलिंग करनी है। नाउ बेनिफिशरीज कौन से हैं? बोथ लार्ज स्मॉल न्यू रिसाइकलर्स, और इसमें
जो स्टार्टअप्स भी हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ इंसेंटिव मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स सब्सिडी कितनी दी जाएगी? अप टू 20% कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर द टाइमली प्रोडक्शन। ठीक है, फिर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ओपेक्स सब्सिडी। ठीक है, ओपी ऑपरेशनल ईएक्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओपेक्स इसको हम बोलते हैं। ठीक है, सीए कैपिटल, पीएक्स हो गया, सीएपी हो गया कैपिटल, ईएक्स हो गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, नाउ ये इंक्रीमेंटल सेल्स पे सब्सिडी दी जाएगी 40% इन सेकेंड ईयर एंड 60% इन द फिफ्थ ईयर। ठीक है, 2024-27 और 30-31 तक। नाउ इंसेंटिव सीलिंग्स, टोटल इंसेंटिव पर एंटिटी कितना है? वो 50 करोड़ है फॉर लार्ज एंटिटीज एंड 25 करोड़ फॉर स्मॉल एंटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशनल जो एक्सपेंडिचर सब्सिडी है वो कितना है? वो 10 करोड़ और 5 करोड़ है। 10 करोड़ लार्ज एंटिटीज़ के लिए और 5 करोड़ स्मॉल एंटिटीज़ के लिए। ठीक है, नाउ क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में जानते हैं। मिनरल्स क्या होती है? मिनरल्स जो है वो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं या फिर कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत ही इंटेंशनल होते हैं, ज़रूरी होते हैं कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें सप्लाई को लेकर चैलेंजेस हैं। ठीक है, लिमिटेड जोग्राफिकल ऑकरेंस। ठीक है, और सोर्सिंग वल्नरेबिलिटीज। तो जियोपॉलिटिक्स के चलते हुए इनकी सप्लाई जो है वो बहुत कम है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनर्स ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है इंडिया के लिए। इसमें बिस्मथ है, कोबाल्ट है, कॉपर है, फास्फोरस है और पोटाश है। रियर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं, सिलिकॉन है, टिन है और टाइटेनियम है। सॉरी, टाइटेनियम नहीं, टाइटेनियम। आई बात समझ में, टाइटेनियम है। नाउ 24 मिनरल्स जो हैं वो लिस्टेड हैं, वो इंक्लूड हैं कहाँ पे? पार्ट डी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द माइनस एंड मिनरल्स। ठीक है, माइनस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। ठीक है, MMDR एक्ट। ठीक है, इसके अंडर है कितनी? 24 मिनरल्स। ना सिग्निफिकेंस क्या है रिसाइकलिंग का? मिनरल के रिसाइकलिंग का सिग्निफिकेंस है क्या है? तो ये हमारी डोमेस्टिक रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ये टेक्नोलॉजी को एनहेंस करने में हेल्प होगी। रेगुलेटरी एंड फाइनेंशियल जो इकोसिस्टम है उसको एनहेंस करेगी। फॉर प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग, जैसे कि केमिकल प्रोसेसिंग है, मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन है, या फिर R3 R4 लेवल रिसाइकलिंग है, तो उसको एनहेंस करेगी। ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, स्कीम जो है ये इंसेंटिव देती है इस पे, डेवलपमेंट पे, एटलीस्ट 270 किलो टन ऑफ एनुअल रिसाइकलिंग कैपेसिटी। नाउ यहाँ पे अराउंड 40 किलो टन एनुअल क्रिटिकल मिनरल का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, नाउ सिक्योरिंग सप्लाई एंड माइटिगेटिंग ग्लोबल रिस्क्स। क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए। इनकी सप्लाई जो है वो फ्रजाइल है, वुलनरेबल है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसंट्रेशन की वजह से। ठीक है, अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो 60 to 70% रियर अर्थ प्रोडक्शन एंड इसका एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, और चाइना जो है ये रिस्ट्रिक्शन भी लगा देता है कभी कभी रियर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पे। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, रियर अर्थ और मैग्नेटिस इनको हम यूज़ करते हैं डिफेंस, एनर्जी और ऑटोमेटिव सेक्टर्स में। ठीक है, नाउ
ये हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है उसको सेव करेगा। रिसाइकलिंग जो है ये, इसको हम अर्बन माइनिंग भी बोलते हैं। ये इंडिया का जो रेजिलेंस है इम्पोर्ट पे उसको कम करेगा, ठीक है, और हमारा जो वैल्यूएबल फॉरेक्स रिजर्व है उसको भी सेव करेगा। तो इम्पोर्ट जो है 4 क्रिटिकल मिनरल्स का, लिथियम, अपार्ट फ्रॉम लिथियम आयन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर। तो ये हमने 34,800 करोड़ का इंपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल गोल्स की बात करें तो ये हेल्प करेगा ई वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में, ठीक है, आई बात समझ में। नाउ नेचुरल रिसोर्सेस कंजर्व होंगी और पोल्यूशन को कम किया जाएगा, ठीक है, न्यू माइन से जो पोल्यूशन हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। नाउ ये फॉर्मलाइज करेगा इंडस्ट्री को, ठीक है, ये 8,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट भी लाएगा और यहाँ पे 70,000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होंगे इस रिसाइकलिंग स्कीम के थ्रू, ठीक है, आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।